Hello everyone. Today we will discuss Unit 2 that is related to laws related to criminal justice administration. और जो ये हमारी यूनिट 2 है ये हमारे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के 5th सेमेस्टर का एक पेपर होता है जिसका नाम है योर लॉज योर राइट्स रिलेटेड है। इसको हम देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हम ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये पढ़ने के बाद हमारे कौन कौन से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएंगे पर्टिकुलर कोर्स पढ़ने के बाद। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस कि किन किन भागों में इनको बांट सकते हैं, लाइक कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट विल बी FIR कि FIR का CRPC के अंदर कौन कौन से प्रोविजंस हैं, हु कैन फाइल एन FIR, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, FIR के अंदर क्या क्या कंटेंट आते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और नेक्स्ट यदि पुलिस जो है FIR को लॉज करने से रिफ्यूज़ कर देती है तो हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं, क्या क्या रेमेडीज़ हैं। नेक्स्ट विल बी स्टडिंग अबाउट द कंप्लेंट, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम FIR। उसके बाद हम देखेंगे अरेस्ट और डिटेंशन कस्टडी में क्या डिफरेंस होता है, हु कैन अरेस्ट, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, जिसको अरेस्ट किया है उसके पास कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हम देखेंगे यदि कोई ऑफेंडर जिसको हम बोलते हैं अक्यूज्ड पर्सन, यदि वो वुमेन है, चिल्ड्रन है, तब उनके पास कौन कौन से स्पेसिफिक राइट्स हैं। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि डिटेंशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन के पास कौन कौन से राइट है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बेल देखेंगे कि बेल हमारे CRPC में कहाँ पे मेंशन्ड है, कितने टाइप की बेल होती हैं, कंडीशंस क्या क्या होती हैं और कैंसिलेशन ऑफ बेल कब होती है। ठीक है, तो देखो हमारा इंट्रोडक्शन जो हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जो हम पढ़ रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू पनिश द रॉन्ग डूअर। जो भी कोई गलत काम करेगा उसको सज़ा दिलाना हमारी इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव है। क्यों हम दिला रहे हैं उसको सज़ा, ताकि सोसाइटी के अंदर एक मेंटेन रहे क्या, लॉ एंड ऑर्डर। अब लॉ एंड ऑर्डर से क्या रहेगा, ताकि हम एक डिटरेंस क्रिएट कर पाएंगे। लेट सपोज कोई बंदा A है जिसने कोई क्राइम किया, ठीक है, यदि हम उसको सज़ा नहीं देंगे तो जो B है उसके भी कुछ हाथ पर जाम आएंगे ना, जो बोलते हैं उसके भी पंख लग जाएंगे, ये भी कमिट करेगा, फिर C भी करेगा देख देख के। तो इसको सज़ा देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है टू पनिश द रॉन्ग डूअर इन द सोसाइटी, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो हम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें पता होना चाहिए कि क्रिमिनल लॉ को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में बांट सकते हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ, एक प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जहाँ पर आपके राइट्स हैं, जहाँ पे आपके अधिकारों की बात होती है। और प्रोसीजर में कि जो इन अधिकार हैं, इन अधिकारों को कैसे पालन किया जाएगा, ये बात बताता है हमारा प्रोसीजरल लॉ। तो प्रोसीजरल लॉ का एग्जाम्पल क्या हुआ, CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और सब्सटेंटिव लॉ का हुआ हमारा IPC, इंडियन पीनल कोड, जहाँ पे ये लिखा हुआ कि मर्डर करोगे तो सेक्शन 302 में जो भी सज़ा मिलेगी उसका आपको सज़ा मिलेगी, ये बता दिया IPC में। लेकिन सज़ा मिलेगी कैसे, क्या क्या प्रोसीजर होगा, कैसे अरेस्ट होगा, कैसे विटनेस की कॉलिंग होगी, विटनेस कैसे अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग कराएगा, तो ये सारी चीज़ें हमारे CRPC में लिखी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो CRPC से रिलेटेड हम जो हमारा मेन टॉपिक ही है क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें रोल क्या है CRPC का। CRPC का रोल ये है कि इसके अंदर सारा प्रोसीजर बताया हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल का क्या क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, और खाली प्रोसीजर नहीं, इसमें राइट्स भी बताए रखे हैं किसके, जो डिटेन्ड पर्सन है, जो अरेस्टेड पर्सन, उसके क्या क्या राइट्स होंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इस पूरा कोर्स को पढ़ने के बाद, इस पर्टिकुलर यूनिट को पढ़ने के बाद हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं। पहला, हमें भारत के अंदर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका लीगल प्रोसीजर समझ में आ जाएगा और ये कैसे काम करता है कि FIR क्या होती है, कैसे दर्ज कराते हैं। अब मैजिस्ट्रेट कौन होता है, जज कौन होता है, कब कब वो पुलिस चार्जशीट क्या होती है, कब वो हमें बेल दे सकते हैं, कब अरेस्ट कर सकते हैं, कब तक डिटेन करके रख सकते हैं, क्या कस्टडी होती है। तो मतलब जितना भी ये प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर रिगार्डिंग FIR, कंप्लेंट, अरेस्ट, डिटेंशन, बेल, ये समझ में आएगा। और हमें जो राइट्स ऑफ द पर्सनस हैं हमें वो भी समझ में आ जाएंगे, ये भी हमें एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। पहला हम देखते हैं, ये हैं फैक्टर्स, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा और चौथा। पहला फैक्टर है कस्टडी के ऊपर कि हम किसी बंदे को कस्टडी के अंदर रखें या ना रखें। यदि उसको कस्टडी के अंदर रख रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट 2 भाग हैं। पहला भाग है बेलेबल, कि उसको बेल दे दो वो कस्टडी से बाहर। नॉन बेलेबल, कस्टडी में उसको रखना पड़ेगा क्योंकि नॉन बेलेबल है, उसको बेल मिलना एक उसका अधिकार नहीं है। अब देखेंगे कि आगे इनको डिटेल में कि क्या क्या इनके डिटेल वर्जन इनके। नेक्स्ट, पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट करने के बिहाफ पे हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं, कोग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कोग्निजेबल।
कॉग्निजेबल वो होते हैं जो संगीन अपराध हैं, जहाँ पर पुलिस को बिना मजिस्ट्रेट की पावर अथॉरिटी के वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल में आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। किससे कब अरेस्ट नहीं कर सकती? बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के। मतलब पहले वो मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, एक परमिशन लेटर लेके आएंगे जिसको हम बोलते हैं वारंट। वारंट के बाद ही आपको अरेस्ट करेंगे। ये नहीं कह रहा कि नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट करेंगे ही नहीं, अरेस्ट तो करेंगे लेकिन मजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ, और यहाँ पर बिना परमिशन के अरेस्ट करेंगे। ठीक है ना, अरेस्ट की पावर दोनों में है, लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रेट की अनुमति ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अनुमति लेनी ज़रूरी है। अब ट्रायल के बेसिस के ऊपर एक सम्मन केस है, एक वारंट केस है। जहाँ पर सज़ा 2 साल से ज़्यादा है उसको बोलेंगे वारंट केस, जहाँ पे सज़ा 2 साल से कम है उसको बोलेंगे हम सम्मन केस। और एक कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस के ऊपर 2 भागों में बांट दिया, एक हो गया हमारा कंपाउंडेबल और दूसरा हो गया नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल मतलब ऐसा ऑफेंस जहाँ पर 2 पार्टी हैं, पार्टी ए और पार्टी बी, इन दोनों में लड़ाई होती है और ये जाते हैं कोर्ट के अंदर। ठीक है, अभी कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन कोर्ट के बाहर ही, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर है, ये कोर्ट के बाहर ही आपस में सुलह करके केस सोल्व कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं कंपाउंडेबल केस। कुछ केस ऐसे होते हैं कि यदि आप बाहर ही यदि आपके अंदर एग्रीमेंट हो जाता है तो आप अलाउड है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल। यदि वो एक बार आप कोर्ट के अंदर घुस गए तो बिना कोर्ट की अनुमति के आप उस केस को सोल्व नहीं कर सकते आपसी रजामंदी से, उसको बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, नेक्स्ट इज बेलेबल ऑफेंस। इसको आप पढ़ लो कि क्या इनके अंदर सिमिलरिटीज होती हैं, क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जहाँ पर बेल लेना आपका मैटर ऑफ राइट है। ठीक है, इट्स ए मैटर ऑफ राइट, MOR, मैटर ऑफ राइट। लेकिन नॉन बेलेबल में ये जज की डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या जज अपनी डिस्क्रिशनरी पावर कैसे यूज़ करेगा? एब्सोल्यूट है? नो, इसके ऊपर भी सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं। कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जिनके बेसिस पे वो आपको बेल देगा। ठीक है, अब उनको देखेंगे। अब इनको एक बार पोज करके आप इनको पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद से समझ में आ जाएंगे। कॉग्निजेबल केस कौन से होते हैं? ऐसे अपराध जहाँ पर आप बिना मजिस्ट्रेट की पावर के, कि ठीक है, विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट से वारंट या ऑर्डर लिए बिना ही पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उसको हम बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। और जहाँ पर उन्हें मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है उनको हम बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल। जनरली ऐसे अपराध जहाँ पर सज़ा 3 साल से ज़्यादा है उनको बोलते हैं कॉग्निजेबल, जहाँ पर सज़ा 3 साल से कम है उनको बोलते हैं हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, आप पढ़ लेना बाकी को। सम्मन केस और वारंट केस मैंने आपको बता दिया। 2 साल तक की सज़ा होती है तो वारंट 2 साल से कम है तो उसको बोल देंगे हम सम्मन केस। बेसिकली जो ट्रायल चल रहा है, ट्रायल स्टार्ट होता है, उस टाइप पे हम इनको डिवाइड करते हैं। और ये पावर है कोर्ट की कि भाई जो क्रिमिनल कोर्ट के पास कितनी पावर है, कौन कौन सी कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पूरी पावर है, वो किसी भी तरह का कोई भी कितना भी फाइन, कितनी भी इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। लेकिन जो सेशन जज हैं वो मैक्सिमम वो आपको डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, लेकिन जो डेथ सेंटेंस है उनका वो कंफर्म किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा अंडर सेक्शन 368। बाकी असिस्टेंट सेशन जज हैं तो 10 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। CGM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल तक की, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 है वो 3 साल तक की सज़ा या फिर मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2 है, सेकंड क्लास, वो 1 साल तक की सज़ा दे सकते हैं और 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। ये पर्टिकुलर हमारे सेक्शन है CRPC के जिनके अंदर ये पावर दी हुई है मैजिस्ट्रेट की। अब हम देखते हैं FIR कि FIR क्या होती है। अब देखो FIR क्या है, ये हमारे सेक्शन 154 क्लोज 1 के अंदर मैंशनड है, डिफाइंड कहीं पे भी नहीं है FIR क्या। ठीक है, FIR डिफाइंड नहीं है, जस्ट मैंशनड है। कहाँ पर? अंडर सेक्शन 154 क्लोज 1 ऑफ CRPC 1973। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर ही इनिशिएट होती है हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। जो भी पुलिस जो स्टार्ट करेगी इन्वेस्टिगेशन वो सिर्फ FIR के ऊपर ही स्टार्ट करेगी। ठीक है, और जो FIR ये सिर्फ किस ऑफेंस के लिए दर्ज हो सकती है? सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। और कॉग्निजेबल कैसा ऑफेंस? जहाँ पर सज़ा 3 साल से ज़्यादा है। अब केस ये बनता है कि भाई हम ये बोल रहे हैं कि कॉग्निजेबल है कोई ऑफेंस, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है, FIR का मतलब यही है कि FIR दर्ज होगी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, पुलिस जो है स्टार्ट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन इवन विदाउट दी ऑर्डर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट। ठीक है, बिना मैजिस्ट्रेट की अनुमति के वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे और 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन कि कौन फाइल कर सकता है FIR? कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि जो पीड़ित है वही करेगा। जैसे हम रोड के ऊपर चल रहे हैं, अब ये पर्सन A था, ये रोड के ऊपर जा रहा था, अब कोई गाड़ी आई, गाड़ी ने इसको उड़ा दिया, या उसके अंदर कोई भी हथियार लेस
पीपल आए, उन्होंने इसके ऊपर गोली मार दी, और यहाँ पे कोई बंदा बी है जो उस घटना को देख रहा है, तो बी पुलिस को फ़ोन कर देगा, वो एफ आई आर दर्ज करा देगा कि इसका मर्डर हो गया है। जरूरी नहीं कि AI का कोई रिलेटिव ही कंप्लेंट करेगा उस मर्डरर के खिलाफ, कोई भी पर्सन कर सकता है, एनी वन कैन कम, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल सा है। जिसके पास सूचना है किस चीज़ की, रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो थाने में जाएगा, ओरली अपनी बात बताएगा। जब वो मौखिक रूप से अपनी बात बता रहा है तो पुलिस वाला उसको राइट डाउन करेगा। राइट डाउन करने के बाद उसको पढ़ के सुनाएगा कि आपने ये इन्फॉर्मेशन लिखवाई है, ठीक है। उसके बाद जिसने इन्फॉर्मेशन लिखवाई उसके ऊपर साइन करेगा कि ठीक है भाई ये पूरा लेटर लिख दिया, नीचे अपने साइन मारेगा कि हाँ मैंने ये अप्रूव करता हूँ इस चीज़ को। फिर अप्रूव करने के बाद उसको एक फ्री कॉपी दे दी जाएगी कि हाँ हम आपको एक कॉपी दे रहे हैं, आप इसको करिए पूरी, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक 0 FIR भी होती है। 0 FIR क्या होती है? जैसे विकास दुबे का हम समझते हैं कि ये हमारा यूपी है और ये हमारा MP है, ठीक है, ये MP ये यूपी। अब उसने कमिट ऑफेंस तो यूपी में कमिट किया ना, और यूपी से भाग के कहाँ चला गया? MP में। अब MP पुलिस ने उसको पकड़ लिया, ठीक है। अब पकड़ लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब उसको अपने थाने के अंदर उसका पूरा FIR जो प्रोसीजर लिखेंगे तो वहाँ पे वो डाल देंगे 0 FIR, ठीक है, कि हमने इसको पकड़ लिया है। अब यूपी पुलिस आएगी, उसको पकड़ के लेके जाएगी अपने थाने में और उसको वहाँ पे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो 0 FIR मतलब उस FIR की एक नंबरिंग होती है। तो 0 FIR पे मतलब कोई भी नंबरिंग नहीं होती। जिस पुलिस का लोकल जुरिस्डिक्शन नहीं आता तो वो 0 FIR इशू करती हैं, ताकि ये केस उस पर्टिकुलर FIR से ट्रांसफ़र कर देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के पुलिस स्टेशन में जहाँ पे उसका जुरिस्डिक्शन होता है। अब FIR का कंटेंट क्या क्या होगा? कंटेंट बहुत ही सिंपल है, 6 पॉइंट होंगे, पहले 3 और ये लास्ट 3। पहले 3 क्या? इन्फॉर्मेंट की डिटेल, भी जो भी इन्फॉर्मेशन देने आया, क्या पता वो झूठी इन्फॉर्मेशन दे दे, क्योंकि झूठी इन्फॉर्मेशन देना भी अपने आप में क्राइम है, याद रखना। कोई किसी की झूठी FIR कटा रहा है या लॉज करा रहा है, ये भी एक अपराध है। तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन वो दे सकता है? पहली, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, अक्यूज़ की डिटेल यदि अवेलेबल है। जैसे अभी वही एग्जांपल देखते हैं कि जो A बंदा है उसका किसी ने मर्डर कर दिया। अब उसको क्या पता कि कौन इसको मारने आया था, उसको तो बारे में इन्फॉर्मेशन है ही नहीं B को कि कौन बंदा था, कौन इसको मार के चला गया है। तो जो B बंदा की डिटेल तो आपने लिख ली, लेकिन जो जिसने मर्डर किया था, जो अक्यूज़ड था, उसकी डिटेल तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यदि हैं तो लिखवा देंगे, नहीं है तो ऑप्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफेंस रिलेटेड किस जगह पे हुआ, किस तारीख को हुआ और किस समय हुआ, और किस तरह का वो नेचर था, मतलब पूरे उसका जो ब्यौरा दिया जाएगा उस पर्टिकुलर ऑफेंस का कि कैसे कैसे कमिट हुआ। अगला, मेथड ऑफ ऑफेंस, कि भाई उसके ऊपर ड्रिंक एंड ड्राइव था, वेपन यूज़ किया, गला दबा के मारा, मतलब मेथड ऑफ ऑफेंस यूज़ किया जाएगा कि कौन से वेपन्स यूज़ किए गए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे जहाँ पे पुलिस फंसती है, वाई इट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्योंकि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के ही कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। तो पुलिस को साफ साफ बताना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हमने इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस क्यों माना, ठीक है ना, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही FIR दर्ज करेगी। और तो पुलिस को लिखना पड़ता है कि हमने इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस क्यों माना। तो जो NCRB का जो डाटा है उसमें ये आया है, एक फैक्ट है रिसर्च के अंदर, कि जो पुलिस वाले हैं वो चाहते हैं कि हमारे थाने में कम से कम FIR लॉज हों, इसलिए पुलिस जनरली रिफ्यूज़ करती है कि वो FIR दर्ज नहीं करती। यदि वो रिफ्यूज़ कर देते हैं तब आपके पास कौन कौन से हैं, यदि पुलिस स्टेशन इंचार्ज रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं नहीं लिखूँगा, तब आपके पास कौन कौन सी रेमिडीज़ अवेलेबल हैं। पहली, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो उसके SP को लिखो, यदि वो स्टार्ट कर देंगे तो बेस्ट है। यदि वो भी नहीं सुनते हैं तो आप डायरेक्टली कंप्लेंट करोगे। क्या वर्ड यूज किया मैंने? कंप्लेंट। ये कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 2D ऑफ CRPC। उस कंप्लेंट लेटर लिखोगे किसको? मैजिस्ट्रेट को। मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा पुलिस को कि भाई FIR क्लोज कीजिए और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कीजिए। तो कंप्लेंट एक वाइडर टर्म है, कंप्लेंट में FIR उसके इनबिल्ट है, ठीक है। FIR इज ए सबसेट ऑफ कंप्लेंट। यदि मैजिस्ट्रेट भी आपकी बात नहीं सुने तो आप हाई कोर्ट में जाइए अंडर सेक्शन 482, जो कोर्ट को इनहेरेंट पावर देता है, और आपकी सुनवाई स्टार्ट होगी। अभी मैंने आपको बताया कंप्लेंट कहाँ पे डिफाइंड है, सेक्शन 2D ऑफ CRPC। कौन इशू कर सकता है? मैजिस्ट्रेट। किस केसेस में? कॉग्निजेबल प्लस नॉन कॉग्निजेबल दोनों में। लेकिन FIR का क्या केस था? FIR सिर्फ कॉग्निजेबल केस में, लेकिन कंप्लेंट दोनों केसेस में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट जो है डिफाइन कर रखे हैं सेक्शन फ्रॉम 41 to 60 ऑफ CRPC। अरेस्ट का सिंपल सा मतलब है रेस्ट्रेन करना पर्सनल लिबर्टी को। मतलब कोई बंदा था, यदि हमने उसके ऊपर हथकड़ी लगा दी है तो हमने उसकी पर्सनल लिबर्टी बांध दी है ना। जैसे गाय को खुट्टे पे बांध देते हैं तो गाय उससे बाहर नहीं जा सकती, तो उसकी लिबर्टी को हमने रेस्ट्रेन कर दिया है। तो अरेस्ट का मतलब भी वही है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन
अब अरेस्ट जो उसको डिटेन हम करके लेके जा रहे हैं ताकि जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो भाग ना जाए, मतलब फर्दर कोई ऑफेंस कमिट ना कर दे या फिर एविडेंस को मैनिपुलेट ना कर दे या फिर उसके साथ कोई टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस ना कर दें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है मेन। अब अरेस्ट, कस्टडी और डिटेन में क्या फ़र्क होता है? अरेस्ट होता है उसको, जैसे कि इसका घर है, ये इसका होम है, किसी एक बंदे का होम है ये। अब उसने अपने वो घर, क्योंकि उसने ऑफेंस कहीं पे कमिट कर दिया, उसके घर पे जाएगी पुलिस और उसका हथकड़ी लगाएगी और उसको लेके आ जाएगी। ये उसका पुलिस स्टेशन है, ठीक है। जब पुलिस स्टेशन में जब उसको लेके आ रही है, जब जो ये प्रोसेस था ना, उसके घर से उसको यहाँ तक लेके आना, इसको बोलते हैं अरेस्ट। अब अरेस्ट करके जब जिसको जहाँ पे रख रहे हैं, अपनी केयर के अंदर रख रहे हैं, उस केयर को बोलते हैं हम कस्टडी, ठीक है। और जो रखना, उसको डिटेन करके बंद करके वहाँ पे रखने देना, उसको बोलते हैं डिटेन कर देना, ठीक है। तो समझ में आया फ़र्क क्या होता है? अरेस्ट और कस्टडी में क्या डिफरेंस है? अरेस्ट मतलब उसको हथकड़ी डाल के उसको ले आना, फिजिकली मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देना। कस्टडी मतलब अपने टेक केयर में रखना, टू टेक दैट पर्सन अंडर हिज कस्टडी, मतलब अंडर हिज केयर। और अरेस्ट मतलब वही होता है जो मैंने आपको बताया कि पर्सनल लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट कर देना। अब अरेस्ट कौन कर सकता है? एक पुलिस भी कर सकता है, पुलिस वाला भी, मैजिस्ट्रेट भी और प्राइवेट पर्सन भी। प्राइवेट पर्सन मतलब आप, मैं, कोई भी। और पुलिस मतलब पुलिस। अब आर्मड फोर्सेस को सेक्शन 45 ने एक पावर दे रखी है कि यदि वो ऑफिशियल ड्यूटी करते वक्त कोई भी ऑफेंस कमिट करते हैं तब उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और जो पुलिस है, ये पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर सकती है बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के, और कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी अरेस्ट कर सकती है लेकिन विद द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। प्राइवेट पर्सन को इसने पावर दे रखी है सीआरपीसी ने अंडर सेक्शन 43। वो ये कहता है कि यदि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, यदि कोई किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, रोड के ऊपर जा रहे हो, ए का मर्डर हो गया, ए का मर्डर बी ने कर दिया और सी वहाँ पे प्रेजेंट है, तो सी बी को तभी पकड़ लेगा। तो सी के पास ये राइट है, उसको पकड़ के पुलिस को हैंड ओवर कर देगा। तो जो ये पकड़ के, जो उसको पकड़ा, बी को पकड़ा, जिसने जो मर्डर कर रहा था ए का, तो जो सी ने जिसको पकड़ा है, तो सी ने क्या किया, सी ने इसको पकड़ लिया, इसका अरेस्ट कर लिया। इसको बोलते हैं प्राइवेट पर्सन से अरेस्ट होना, ठीक है। मैजिस्ट्रेट, यदि मैजिस्ट्रेट किसी पर्टिकुलर एरिया का, लेट्स हम एग्जाम्पल मानते दिल्ली, दिल्ली की पर्टिकुलर ये जुरिस्डिक्शन है, यहाँ पे कोई मैजिस्ट्रेट घूम रहा है रोड के ऊपर, मतलब जस्ट वॉकिंग कर रहा है, यहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट होता है सी के साथ, तो इसको पकड़ सकता है अपनी जुरिस्डिक्शन में फॉर द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और यदि ये दिल्ली का मैजिस्ट्रेट यदि गया हुआ है केरला घूमने, ठीक है, अब केरला में यदि ये ऐसे ही घूम रहा है और वैसे ही ऑफेंस कमिट होता है, तो उस केस में क्या ये मैजिस्ट्रेट की तो अंडर सेक्शन 44 काम आए, अपनी सेक्शन 44 के तहत अपनी पावर यूज़ कर सकता है, या सेक्शन 43 में आ जाएगा ये, तो ये सेक्शन 43 में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैजिस्ट्रेट जो 44 पावर यूज़ करेगा वो सिर्फ उसकी जुरिस्डिक्शन में आएगी, ठीक है। अपनी जुरिस्डिक्शन में यदि वो यूज़ कर रहा है, अपनी जुरिस्डिक्शन, ठीक है, जहाँ पे उसका इलाका है, तो सेक्शन 44 अप्लाई होगा। अदरवाइज अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर है तो एज ए प्राइवेट पर्सन ही काम करेगा, ठीक है। अब प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट क्या है? प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट सेक्शन 46 क्लोज 1 में दिया हुआ है क्या, कि पुलिस ऑफिसर टच कर सकता है, कन्फाइन कर सकता है किसी बंदे की बॉडी को, मतलब हथकड़ी लगा सकता है। सिंपली टच का मतलब बॉडी को हाथ पकड़ लेगा, हथकड़ी डाल देगा। कब करेगा ये? जब यदि उसने सबमिशन, जो भी पर्सन था उसने हामी ना भरी हो। जैसे ये पर्सन है, जब इसको पुलिस अरेस्ट करने आई है, इसने अपनी गर्दन हिला दी कि हाँ, एक्शन कर दिया कि हाँ मैं अपने आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तब भी आपको हथकड़ी नहीं लगाएगी। यदि इसने बोल दिया मुँह से कि हाँ मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तब भी आपको कन्फाइन या आपके ऊपर हथकड़ी नहीं पहनाएगी। यदि ये वर्ड्स और एक्शन से नहीं किया है तब वो कन्फाइन करेगी। अब वो कितना फोर्स यूज़ कर सकती है? अब फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि कोई ऐसा ऑफेंस है जहाँ पर सज़ा मौत है तो पुलिस आपको मार मार के मौत भी दे सकती है, इतनी पावर दे रखी है पुलिस को। और यदि कोई ऐसा ऑफेंस है जहाँ पर डेथ पेनल्टी नहीं है तो पुलिस आपको कितना भी मार सकती है ताकि आपकी जान ना जाए, उस पॉइंट तक आपको मार सकती है जहाँ तक आपकी जान ना जाए, तो इतनी पावर दे रखी है। और पॉइंट यहाँ पे ये था, यदि अक्यूज्ड पर्सन की कोई फीमेल है तो उसको पुलिस ऑफिसर जो आएगी वो फीमेल ऑफिसर ही आएगी उसको अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ अक्यूज्ड पर्सन के कौन कौन से राइट्स हैं? पहला, उसको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें अरेस्ट करने क्यों आ रहे हो, ग्राउंड्स क्या हैं। दूसरा राइट कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। तीसरा, 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना ज़रूरी है। और चौथा, फ्री लीगल एड उसको मिलेगी अंडर आर्टिकल 39। यदि कोई गरीब आदमी है, उसको पुलिस ने उठा लिया, तब उसको लीगल एड तो मिलना ज़रूरी है ना, आर्टिकल 39A के तहत उसको दी जाएगी। और एग्जामिन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसको एक सरकारी डॉक्टर उसका एक वो करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि पुलिस थाने में जो पुलिस की मार पिटाई करेगी तो क्या पता उसके हाथ पैर तोड़ दे, तो कह सकता है ना कि मैं ठीक आया था, पुलिस तो कह देगी नहीं तो पहले ही टूटा टटाया था, हमने तो तोड़ा नहीं है, ठीक है ना। उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बोलना भी उसका एक अधिकार है। अब वुमेन्स के भी कुछ राइट्स हैं और चिल्ड्रन के भी हैं, तो हम देखते हैं पहले वुमेन का, कि जब सर्च और अरेस्ट और जो मेडिकल एग्जामिनेशन, कस्टडी, ये सारी जब चीज़ हो रही हैं तो सिर्फ
विमेन ऑफिसर के अंडर ही हो सकती हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन कस्टडी, ठीक है, कस्टडी में रखना एक वुमेन के अंडर, जो वुमेन होगी वही उसी के अंडर कस्टडी में रखा जाएगा। अगला बेल इन नॉन बेलेबल, यदि कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जनरली क्या होता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर रहती है। मैजिस्ट्रेट चाहेगा तो बेल मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगी। लेकिन वुमेन के लिए बेल मिलना नॉन बेलेबल ऑफेंस में उसका मैटर ऑफ राइट है, जो जनरली नहीं होता एज फॉर ए मेल। और जो प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। अब चिल्ड्रन स्पेसिफिक हैं, जितने भी चिल्ड्रन स्पेसिफिक लॉ हैं, जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं जिनको हम चिल्ड्रन बोल रहे हैं, अडल्ट को, मतलब 18 से जो छोटे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको अरेस्ट करने के, जो यदि उनका अरेस्ट होता है तो सबसे पहले उनके पेरेंट्स को बता दिया जाएगा इमीडिएटली। और जो उनका जो प्रोसीजर होगा दैट विल बी यू कैन से डेल्ट विद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2005 का। उनको सीआरपीसी से डील नहीं करेंगे, जुवेनाइल जस्टिस के तहत करेंगे। और उनको जो ऑफेंस है उनको हम सेपरेटेड काउंट करेंगे फ्रॉम दी अडल्ट के अकॉर्डिंग उनको काउंट नहीं करेंगे। जो इसका मतलब क्या है कि भाई कोई एक बच्चा है और एक अडल्ट है, दोनों ने मिलकर किसी को मार दिया, तो ये नहीं है कि क्योंकि दोनों ने सेम मर्डर किया है तो जो इसको जिस तहत इसका इन्वेस्टिगेशन, इसका ट्रायल चल रहा है उसे से इसका ट्रायल चलेगा ना, इसका ट्रायल चलेगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत, ठीक है ना, उनको सेपरेट किया जाएगा। अब ये कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, डिटेंशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन क्या होगा, आपने डिटेन कर लिया किसी बंदे को, पुलिस कस्टडी, मतलब पुलिस कस्टडी और रिमांड दोनों एक वर्ड होते हैं, पुलिस रिमांड हो या जुडिशियल रिमांड हो, ठीक है। तो अब जो पुलिस कस्टडी है, मतलब पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी बंदे को 24 घंटे तक रखेगी अपने पास, वो टाइम बढ़वा सकती है मजिस्ट्रेट की परमिशन से लेके, अब वो जो परमिशन लेके वो मैक्सिमम 15 डेज तक उसको बढ़ा सकती है। और जुडिशियल कस्टडी 60 डेज बढ़ सकती है और ये मैक्सिमम 90 डेज तक भी जा सकती है। अभी किस किस केस में कितनी जाएगी, यदि कोई ऐसा केस है जहाँ पे सज़ा 10 साल से कम है तो वहाँ पे 60 डेज का जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ेगा उस बंदे को। और यदि सज़ा 10 साल से ज़्यादा या फिर मौत की सज़ा है तो 90 दिन तक उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। और सारा डिटेंशन जो प्रोसेस जो उसको रखना, कस्टडी के अंदर रखना, ही सारा प्रोसेस 167 ऑफ द सीआरपीसी में लिखा हुआ है। अब जो कस्टडी है, कस्टडी का जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, कस्टडी होगी ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही रहेगी, ठीक है ना, कि इन्वेस्टिगेशन जब तक पुलिस का कंप्लीट नहीं होता तब तक वो यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यदि 90 दिन पूरे हो जाते हैं, उसके बाद क्या, उसके बाद इसका मतलब ये है कि उसको बेल मिलना उसका एक अधिकार बन जाएगा। यदि नॉन बेलेबल ऑफेंस में, हम अज्यूम करते हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है और 90 दिन उसके बेचारे को कस्टडी में हो गए, 90 दिन तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जैसे ही 91st डे होता है तो कह देगा कि भाई ये तो 91st डे हो चुके हैं, अब मेरा ये बेल लेना जो मेरा पहले अधिकार नहीं था नॉन बेलेबल ऑफेंस में, सिर्फ बेलेबल ऑफेंस में उसका अधिकार होता है, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में उसका जो अधिकार नहीं था, जो डिस्क्रिशनरी पावर थी मैजिस्ट्रेट की, वो खत्म हो जाएगी। नॉन बेलेबल एनबीओ में एनबीओ अब उसका एक मैटर ऑफ राइट बन जाएगा, ठीक है यार। आफ्टर दिस पीरियड बेल बिकम्स ए मैटर ऑफ राइट। नेक्स्ट, बेल का मतलब होता है कि किसी अरेस्टेड पर्सन को प्रोविजनली रिलीज कर देना। हमने उसको एक्विटल नहीं दिया, हमने उसको बरी नहीं किया है, हमने उसको बोल दिया कि अभी तक जो आप इन्वेस्टिगेशन में, हमारी कस्टडी के अंदर से इन्वेस्टिगेशन में आप मदद कर रहे थे, आप कस्टडी से बाहर जाओ, आप हमारी कस्टडी से बाहर जाओ, अपने घर पे रहो आराम से और वहाँ से आप डील करो, ठीक है, ये इसका मतलब है। कंडीशन, और ये जो रिलीज होती है कंडीशनल होती है, कौन कौन सी कंडीशन होती हैं अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। अब देखो कि जो बेल मिलेगी वो एक बेल बॉन्ड साइन करवाया जाता है, आपको कुछ एक अमाउंट देना पड़ता है, उसी के बाद आपको बेल मिलती है। अब बेल क्यों दी जाती है, ताकि वो अपने फ्रेंड से, अपने जो उसका वकील है, उसकी फैमिली है, वो एक अंत से अपने आप को एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। और बेस्ड ऑन द बेल 2 तरह के ऑफेंस होते हैं कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल। बेलेबल में मैटर ऑफ राइट है, लेकिन नॉन बेलेबल में डिस्क्रिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट है। अब मैजिस्ट्रेट की कौन कौन सी डिस्क्रिशन है, अब हम इसको एक बार देख लेते हैं एक बार। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि बेल की कितने तरह की होती हैं। 3 तरह की बेल हैं, एंटिसिपेटरी, इंटरिम और रेगुलर, इंटरिम और एंटिसिपेटरी। रेगुलर बेल कौन सी, जो सेक्शन 436 में है, जहाँ पर पुलिस वाला और मैजिस्ट्रेट दोनों के दोनों आपको बेल दे देंगे। इन्हें बेलेबल ऑफेंस मैजिस्ट्रेट भी दे देगा और पुलिस वाला भी दे देगा आपको कुछ बॉन्ड साइन करने के बाद। लेकिन 437 में सिर्फ मैजिस्ट्रेट ही देगा फॉर द नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में मैजिस्ट्रेट ही देगा। अब वो कब देगा, कुछ कंडीशंस होंगी, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ मैं। अब एक नीचे इंटरिम बेल, और जो रेगुलर बेल है ये हमारी ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। जब तक उसका इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल चल रहा है उस टाइम पे वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है 436 में। एंड सेम फॉर 437, दैट इज़ नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल लेना। अब इंटरिम बेल क्या है कि उसने कोई सीरियस नेचर का क्राइम कर रखा है
और देखो रेगुलर बेल क्या है कि भाई इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको बेल मिल गई है, मतलब वो बाहर से कोऑपरेट करेगा। उसको 2 महीने लग गया, 3-4 महीने, जब तक उसका ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तब तक वो बाहर से ही कोऑपरेट करेगा। बाहर मतलब जेल के बाहर, मतलब अपने घर पे रह के वो कोऑपरेट करेगा। लेकिन इंटरिम बेल क्या है, उसका क्राइम बहुत ही ज़्यादा सीरियस नेचर का है और इतना सीरियस है कि उसको हम बाहर नहीं छोड़ सकते। लेकिन उसके घर पर कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई हैं कि भाई वो मेडिकल कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई शादी समारोह है, कुछ भी हो सकता है। उस केस के अंदर उसको कुछ टेम्परेरी आपको वो दे देंगे कि 7 दिन के लिए जाइए और अपने 7 दिन का बाद आप वापसी जेल के अंदर आ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटीसिपेटरी बिल। एंटीसिपेटरी बिल क्या होती हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर होता है मेनली। अब ये कई देखा नहीं, नेता एक दूसरे के आरोप लगाते हैं, तो एक पर्टिकुलर कोई भी आदमी है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे को कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर कोई भी अपोजिशन मेरी फंसा सकती है, तो डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट के पास जाएगा। अंडर सेक्शन 438 वो बेल ले लेगा। बेल लेने से क्या होगा कि जो पुलिस वाले हैं अब उसको अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यदि हाई कोर्ट को लगता है कि जो ग्राउंड्स हैं कि जो उसने ऑफेंस किया वो बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर का है, तो उसको बेल कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब ये ग्रांट एंड कैंसिलेशन क्या है, जो हाई कोर्ट के पास पावर अंडर आर्टिकल 439 अंडर सेक्शन 439 क्लोज 1 वो किसी भी बंदे को ग्रांट कर सकती हैं बेल। अब वो किस कंडीशंस पे करेंगी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। और जो कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट है ये कैंसिल भी कर सकती हैं यदि कोई बेल पहले दे रखी है। यदि मैजिस्ट्रेट ने 437 में यदि कोई बेल दे रखी है तो हाई कोर्ट वाले जो जज हैं या कोर्ट ऑफ सेशन वाले जज हैं, कोर्ट ऑफ सेशन कौन सी होती है? एक डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट, सीसी मतलब क्रिमिनल कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट की सबसे हाईएस्ट कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उसको कैंसिल भी कर सकती हैं। अब कौन कौन सी कंडीशंस होंगी? सिंपल सी कंडीशन है। पहली, नेचर और ग्रेविटी चेक करेंगे कि कभी वो भाग ना जाए, वो उसने कोई ऑफेंस रिपीट ना कर दे, ठीक है। इन सभी कंडीशंस को देखते हुए ही वो बेल ग्रांट की जाती है, ठीक है। आप इनको पढ़ लो, कभी वो विटनेस के साथ कोई टैंपरिंग ना कर दे, ठीक है ना। ये सिंपल चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हमारी कंडीशंस, आप देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब ये कुछ क्वेश्चन उसको आप आंसर करने की कोशिश करोगे और इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक चीज़ और, इंटरिम बेल और पैरोल में क्या फ़र्क है। पैरोल मिलता है यदि किसी को सज़ा सुना दी कोर्ट ने, फाइनल जजमेंट आ गया है और जजमेंट के बाद उसको सुना दी 10 साल की सज़ा, तब उस 10 साल की सज़ा के दौरान यदि वो 2 महीने की छुट्टी पे आ रहा है उसको बोलते हैं पैरोल। 2 महीने के लिए उसको कुछ बीमारी है, कुछ भी है, सर स्पेसिफिक इवेंट्स हो रखे हैं, कुछ शादी समारोह है, तो जो यदि सज़ा सुनाने के बाद जो सज़ा काट रहा है उस सज़ा के टाइम पे यदि जो छुट्टी पे आता है उसको बोलते हैं हम पैरोल। और इंटरिम बेल क्या होती है कि भाई उसका इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल चल रहा है लेकिन क्राइम उसका इतना सीरियस है उसको बाहर से कोऑपरेट वो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गई हैं, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई है उसके घर पे कि उसको करना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे इंटरिम बेल। और एंटीसिपेटरी बेल कौन सी? कि अरेस्ट होने से पहले ही ले लेना, क्या? बेल। और रेगुलर बेल कौन सी? 2 तरह की होती हैं। बेलेबल ऑफेंस में मैटर ऑफ राइट है और नॉन बेलेबल में मैटर ऑफ राइट नहीं है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैजिस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही है। सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू।